सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईआईटी की एडिटोरियल क्लास में। सेफ्टी डेफिसिट नाम के इस एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। द एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन कोझिकोड एयर क्रैश दैट टुक प्लेस 2 days अगो। जो कोझिकोड में एयर क्रैश हुआ है उसके ऊपर है बेस्ड। आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, इस सेशन में आप ना केवल वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मेरे साथ सीखेंगे, ट्रांसलेशन को, बल्कि मैं इसमें ग्रामर के रूल्स को भी इंटीग्रेट करता हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आज के ग्रामर रूल्स जो आप मेरे साथ सीखने वाले हैं उसी पे बेस्ड है ये क्विज, जिसको आप पहले से स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। धीरे धीरे आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, इन क्विज को आप सॉल्व करते जाएंगे। इस तरीके से आपकी ग्रामर भी बेहतर बनेगी विद द हेल्प ऑफ दिस सेशन। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है सेफ्टी डेफिसिट। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, डेफिसिट मतलब कमी। तो कहीं पे सुरक्षा की, सेफ्टी की कमी आ गई है। अब देखो कहाँ पे आई है। कह रहा है ऑन कोझिकोड एयर क्रैश। देखिए कोझिकोड एक हिल स्टेशन है केरला में, वहाँ पे एयर क्रैश हुआ है, एक हादसा हुआ है विमान का। कह रहा है उसके ऊपर है बेस्ड। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, इनफैक्ट ये सेंटेंस सही नहीं, एक फ्रेज है सेफ्टी डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड के जो सिनोनिम्स होते हैं जनरली आप फेस करते हो वो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। स्कैरसिटी, शॉर्टेज, लैक ऑफ और पॉसिटी, है ना। इन चारों का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी। ये लैक ऑफ है, ये पहले आएगा, डेफिसिट को आप बाद में लगा रहे हो ना सेफ्टी के। अगर लैक ऑफ लगाना है तो सेफ्टी से पहले आएगा लैक ऑफ सेफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले किसी व्यूअर का सवाल था, सर ये कौन सा ट्रांसलेटर है? देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अमन वाईटी। वक्त क्या आ रहा है? 1:41 PM। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं जिनको मैं टाइप करके लिखता हूँ आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश में। पहली चीज तो ऐसा कोई ट्रांसलेटर होता नहीं जो कंटेक्चुअली ट्रांसलेट करे, वो आपको सीधा सा एक ट्रांसलेशन दे देगा, चाहे आपका समझ में आए या नहीं आए। दूसरा, अगर होता भी तो आप अपने एग्जाम में तो उसको साथ ले जाने वाले नहीं हो। तो किसी ऐप और ट्रांसलेटर पे डिपेंड करने की बजाय अपने आप पे डिपेंड करें, इन चीज़ों को मेरे साथ सीखने की कोशिश करें। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कोझिकोड एयर क्रैश शोज दैट देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहे जो कोझिकोड का एयर क्रैश है, जो कोझिकोड में ये एयर क्रैश की घटना हुई है, कह रहे ये दिखाती है, ये घटना एयर क्रैश ये दिखाता है कि वहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, किस चीज़ पे? एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एयरपोर्ट के ढांचे पे। तो क्रैश ने हमें बता दिया है कि एयरपोर्ट्स बनाने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एयरपोर्ट पे नहीं होना चाहिए। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, फाउंडेशन, फ्रेमवर्क, है ना। ये सब के सब क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये फाउंडेशन 2 बार लिख दिया मैंने। चलो, और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता। समझौते के सारे सिनोनिम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। एडजस्टमेंट, सेटलमेंट, अकोमोडेशन, बार्गेन और पैक्ट। सबका मतलब क्या होता है? समझौता। अब एक सेकंड के लिए यहाँ पे नज़र मारो इन 5 स्पेलिंग्स पे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत अच्छा, है ना। चलो आप मुझे बताएंगे एकोमोडेशन की इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है? बहुत बार स्पेलिंग एरर में आने वाला क्वेश्चन है एकोमोडेशन। एक नज़र में आपको चारों में से एक स्पेलिंग पकड़ में आ जानी चाहिए जो सही होती है। अगर नहीं एक नज़र में पकड़ में आ रही है तो मतलब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो कहीं ना कहीं। चलिए देखो, एकोमोडेशन में मैंने यहाँ ऊपर दिखाया भी आपको, डबल सी और डबल एम आता है, हमेशा याद रखें। एकोमोडेशन में डबल तो सी आएगा और डबल ही एम आएगा। जो इसमें डबल सी और डबल एम आए वो वाली एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग होती है। तो ये वाली स्पेलिंग सी, ऐसी स्पेलिंग सी पूछी जाती है अक्सर, है ना, जिनमें सबको कन्फ्यूजन हो। तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग को याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट था कोझिकोड एयर क्रैश, उसकी वर्ब थी शोज, फिर दैट कंजंक्शन आई तो हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया कॉम्प्रोमाइज, और उसकी वर्ब आ गई कैन बी। तो सब्जेक्ट वर्ब को मैंने ग्रीन और पिंक में मार्क किया हुआ है आपके सामने, है ना। वैसे ही पूरे एडिटोरियल का ग्रीन और पिंक में मार्क्ड है। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ने से आपको सर और पैर हाथ में आता है किसी भी सेंटेंस का। तो सबसे पहला काम वही होता है ना, सर और पैर को पकड़ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब भी सर पैर हैं। मेरे साथ में अपने सब्जेक्ट, मेरे साथ में अपनी वर्ब को मिलाते जाएं जहाँ जहाँ ग्रीन और पिंक देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, कैन के बाद में बी लगाया। कैन एक मॉडल वर्ब है, ऐसी 12, 13, 15 मॉडल वर्ब्स होती हैं। कैन, शुड, वुड, मे, माइट, इन सब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आ रही हो तो बी नाम की स्टेपनी को हमें बीच में फिक्स करना पड़ता है ना। हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को। तो कॉम्प्रोमाइज नाम का एक नाउन आ रहा था, कॉम्प्रोमाइज एक नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बी नाम की स्टेपनी को फिक्स करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक समरी दे देता हूँ, आपको मालूम चले आप क्या पढ़ रहे हैं। कोझिकोड नाम के हिल स्टेशन पे एक एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट बड़ा ही रिस्की है क्योंकि इस एयरपोर्ट के पास जगह बहुत कम है जिस पहाड़ पे बसा हुआ है,
और जो भी जगह है वो उबड़ खाबड़ है ना। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इससे यहाँ उतरने वाले हर विमान को, हर फ्लाइट को थोड़ा सा रिस्क रहता है। अब इसके ऊपर एक कमीशन भी आई थी, उस कमीशन ने बोला था कोझिकोड एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, पर आज तक वहाँ के एयरपोर्ट को इसलिए बड़ा नहीं किया जा सका क्योंकि लैंड को एक्वायर नहीं किया जा सका आसपास की, तो वो कमीशन की रिकमेंडेशन आज तक लागू नहीं की है। अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है, कह रहा है आप वहाँ पे क्रैश होता है, उसके 2 दिन बाद फिर एयरपोर्ट को खोल देते हो, सबको बोलते हो सब कुछ ठीक है, बारिश की वजह से हो गया, पर कह रहा है ये तो बार बार होने ही वाला है ना, जब तक उस एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छा नहीं करोगे तब तक ये काम होता रहेगा। तो कह रहा है बजाय पब्लिक को भरोसा दिलाने के कि कुछ नहीं होगा, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल दो ना, उस एयरपोर्ट को बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, वहाँ उसको अपग्रेड करो, फिर उस वहाँ से फ्लाइट ऑपरेट करवाओ, क्योंकि ऐसे क्रैश से इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री की नाक कटती है। तो बस इसकी यही समरी आज की, कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, लोगों को पागल नहीं बनाना है कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, कुछ भी कभी भी उस एयरपोर्ट पे हो सकता है। तो ना आज की सजेस्टिव सरकार को सजेशन दे रहा है कि ये काम मत करो, ये काम करो, ऐसा करोगे तभी क्रैश रुकेंगे, नहीं तो क्रैश नहीं रुकेंगे। कोशिश करें समरी को कमेंट सेक्शन में डालने की, बड़ी सिंपल सी समरी है, मैंने आपको 3-4 सेंटेंसेस में बता दी है, आप भी लिख सकते हैं। दूसरा, क्विज के क्वेश्चंस को मेरे साथ में सॉल्व करना अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। चलिए आगे बढ़े, एक लाइक देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोस मैं हर रोज मंडे टू सैटरडे पब्लिश करता हूँ। कह द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस Vande Bharat relief flight in Kozhikode, in which 18 people, including 2 crew members, lost their lives and many were left severely injured, is a forceful reminder that there are no acceptable risks in aviation. जो ट्रेजिक क्रैश है, देखो क्रैश आप जानते हैं विमान हादसा, किसी चीज़ का नीचे गिर जाना आकर के, ट्रेजिक मतलब शोक भरा, जिसमें फुल ऑफ ट्रेजिडी हो। कह रहा है जो ट्रेजिक क्रैश है ना, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट का, आपने सुना होगा वंदे भारत फ्लाइट चल रही है जिससे हम बाहर रहने वाले इंडियंस को वापस इंडिया में लेकर के आ रहे हैं कोविड के चलते। तो कह रहा है ये जो ट्रेजिक क्रैश है इस खास फ्लाइट का, और हुआ है जो कि कोझिकोड में, जिसके अंदर 18 पीपल ने, जिसमें शामिल है 2 क्रू के मेंबर है ना, 2 एयरलाइन को चलाने वाले स्टाफ के मेंबर, इन्होंने लूज कर दिया अपनी जिंदगियों को, और बहुत सारे लोग पीछे रह गए, बहुत अच्छे से इंजर होकर के, खराब तरीके से चोट होकर के। कह रहा है जो क्रैश है ना, ये वाला क्रैश इज, अब इसके आगे वो कह रहा है ये क्रैश है एक फोर्सफुल रिमाइंडर, एक ऐसा रिमाइंडर, एक ऐसी चीज़ हमें याद करवाने वाली। अच्छा क्या याद करवाने वाली, कि वहाँ कोई भी एक्सेप्टेबल रिस्क नहीं है, कोई भी माना जा सकने वाला, एक्सेप्ट किया जा सकने वाला जोखिम नहीं है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। एविएशन मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री, हवाई सफ़र की इंडस्ट्री। सेंटेंस रिपीट करता हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स वर्ब्स आए हैं, मिलाते जाना। कह रहे ट्रेजिक क्रैश जो है ना, ये एक रिमाइंडर है, फोर्सफुल रिमाइंडर, कि कोई भी रिस्क एविएशन इंडस्ट्री में नहीं लिया जा सकता। अब ये बीच में बताया क्रैश किसका है, ये है इस वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट का, जो हुआ कोझिकोड में, जिसके अंदर 18 लोग मारे गए, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, और बहुत सारे लोग पीछे छूट गए, वर लेफ्ट, और कैसे सिविल इंजर्ड होकर के बहुत सारी चोटों को खा करके। तो सेंटेंस ऐसे बनाया ना, क्रैश की वर्ब है इज, और बीच में बताया क्रैश के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाएं, यही मेरा कहना है। जैसे ही आपको पता लगेगा ना क्रैश की वर्ब है इज, वैसे ही आपको सेंटेंस आपके सामने खुल के आएगा, है ना। 18 पीपल की वर्ब है लॉस्ट, मैनी की वर्ब है वर लेफ्ट। इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, यही तरीका है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अच्छा अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। एविएशन मतलब होता है हवाई सफ़र इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री। आपने सिविल एविएशन मिनिस्टर भी सुना होगा, या मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री है जो कि एयरलाइंस को उड़ने और नीचे उतरने के लिए, सारे ऑपरेशंस करने के लिए जगह देती है और लाइसेंस देती है ना। नागरिक उड्डयन मिनिस्ट्री बोला जाता है इसको हिंदी के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री भी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। चलो आगे बढ़े, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा ऑल्दो an even bigger disaster was averted by the absence of fire in the aircraft, the crash snuffed out the life of many returning home from Dubai after a long traumatic separation from loved one in the pandemic. कह रहा है although, हालांकि एक और भी बड़ी इवन बिगर, और इससे ज़्यादा बड़ा डिजास्टर जो है ना, इससे ज़्यादा बड़ा जो एक आफत है, डिजास्टर है, उसको अवॉइड कर दिया गया, उसको टाल दिया गया। और कैसे टाल दिया गया, नामौजूदगी कारण फायर की आग की इस एयरक्राफ्ट के अंदर। इस एयरक्राफ्ट में सब कुछ हो गया पर आग नहीं लगी। तो कह रहा है इससे भी बड़ा डिजास्टर हो सकता था, 18 की जगह 218 भी मर सकते थे आग ना लगने की वजह से, जो कि टल गया। कह रहा हालांकि ऐसा हुआ। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, कह रहा इस क्रैश ने ना फिर भी स्नफ आउट कर दिया, दम निकाल दिया। स्नफ आउट करना मतलब किसी का दम निकाल देना। इसने दम निकाल दिया जिंदगियों का, और किनकी, बहुत सारों की, जो रिटर्न कर रहे थे घरों को। और कहाँ से, दुबई से। और कब,
आफ्टर अ लॉन्ग ट्रोमेटिक सेपरेशन, एक ऐसे सेपरेशन से जो बड़ा लंबा था और ट्रॉमा से भरा था, दुखों से भरा था। अच्छा, किन से था सेपरेशन? लव्ड वन से, अपने प्यारे लोगों से इस पैंडेमिक के दौरान। रिपीट कर दूं सेंटेंस को, कह रहा हालांकि और बड़ी एक डिजास्टर को हमने टाल दिया क्योंकि आग नहीं लगी इस एयरक्राफ्ट के अंदर, लेकिन फिर भी इस क्रैश ने दिमाग जो है ना, जान निकाल दी, दम निकाल दिया बहुत सारी जिंदगियों का। वो लोग जो घर लौट रहे थे दुबई से बहुत लंबे वक्त से और बड़े ट्रॉमा भरे सेपरेशन के बाद अपने प्यारे लोगों से, अपने परिवार वालों से पैंडेमिक के दौरान। समझ गए सेंटेंस को? तो ये लोग जब से लॉकडाउन्स लगे हैं, जब से कोरोना आया, तब से घर नहीं आए थे इंडिया में, तो परेशान थे और इन्हीं लोगों की इस क्रैश के अंदर जान गई। सेंटेंस में देखने वाले सब्जेक्ट वर्ब के पेयर्स मिला लेना। डिजास्टर की वर्ब है वॉज एवर्टेड, क्रैश की वर्ब है स्नफ्ड आउट। अच्छा, अवॉइड करने का मतलब होता है टालना या बचना, तो आप इसको प्रिवेंट भी बोल सकते हो, अवॉइड भी बोल सकते हो, एस्केप भी बोल सकते हो। और इस वर्ड को खास ध्यान देना, थॉट। थॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को असफल बना देना, किसी बुरे हमले को जो है ना अनसक्सेसफुल बना देते हैं, उसको कहते हैं थ्वॉट करना। अच्छा, स्नफ आउट फ्रेजल वर्ब है, किसी को मार देना, दम निकाल देना, किल कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना, डू इन कर देना और एंड कर देना। इन चारों का मतलब होता है किसी को मार देना। डू इन को खास ध्यान देना, डू इन का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, इस एयरक्राफ्ट नाम के वर्ड को देखकर ये कुछ याद आता है क्या? एज फार एज नाउन एंड नंबर इज कंसर्न्ड, क्या आप मुझे बता सकते हैं किस मायनों में ये एयरक्राफ्ट नाम का वर्ड अपने आप में स्पेशल है ग्रामर के हिसाब से? चलिए, जिन्होंने नाउन एंड नंबर की वीडियोस देखी हैं अपनी ग्रामर सीरीज के अंदर, वो अच्छे से बता भी सकते हैं। एयरक्राफ्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बराबर हैं। आपके पास एक एयरक्राफ्ट है या 1000 एयरक्राफ्ट है, आप कभी भी एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट्स नहीं लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, 3 एनिमी एयरक्राफ्ट्स आर अटैकिंग आवर शिप, है ना। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है 3 एनिमी एयरक्राफ्ट्स। अगर ये 3 हैं, एनिमी के एयरक्राफ्ट्स हैं, पीछे एस लगाया है, तो उसमें गलती क्या है? गलती ये है कि एयरक्राफ्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर प्लूरल बराबर होता है, ये कभी भी प्लूरल बनने पे पीछे एस नहीं लेगा। समझ गए ना? तो गलती ये हो गई, 3 एनिमी एयरक्राफ्ट आर अटैकिंग आवर शिप। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस एस को निकाल दूंगा। अच्छा, दूसरा देखो, एन एनिमी एयरक्राफ्ट इज अटैकिंग आवर शिप, इसमें आपका एनिमी एयरक्राफ्ट एक है, तो भी आपको एयरक्राफ्ट ही लिखना है। पता कैसे लगा यहाँ पे एक है? वर्ब को देख करके वर्ब लगाइए इज, और यहाँ पे 3 थे तो वर्ब लगाइए आर। तो इन सिंगुलर और प्लूरल जिनके बराबर होते हैं, इनके साथ में आप वर्ब को चेंज करते जाएं, आपको मालूम चल जाएगा ये एक है या एक से ज़्यादा हैं। बाकी इनकी फॉर्म देख करके आप कभी भी नहीं बता पाएंगे ये कितने हैं। अब देखो, यही सब काम होता है स्पेसक्राफ्ट, वेयरअबाउट्स, सीरीज, स्पीशीज, हेयर, डियर, स्वाइन, है ना। डियर शायद 2 बार लिख दिया है, इसकी जगह एक नया लिख देते हैं, सैल्मन, है ना। तो ग्रामर सीरीज में मैंने आपको करवाया हुआ है नाउन एंड नंबर में ये सारे के सारे स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर भी यूज़ करो चाहे प्लूरल यूज़ करो, वर्ब को बदलते जाओ, इनकी फॉर्म कभी भी एस लगा के चेंज नहीं होगी। आगे बढ़ें, चलिए। There are many Indians could not quickly return home from countries where they were employed, studying or traveling, although they desperately sought flights back home since March. कह रहा बहुत सारे इंडियंस जो है ना नहीं पहुंच सके, क्विकली नहीं रिटर्न कर सके घर पे उन कंट्रीज से जहाँ पे वो एम्प्लॉयड थे या जहाँ पे वो स्टडी कर रहे थे या जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे। समझ गए ना? तो जहाँ जहाँ वो गए थे पढ़ने, घूमने और नौकरी करने, वहाँ से वो फटाफट घर नहीं पहुँच सके। कह रहा हालांकि उन्होंने डेस्परेटली इस चीज़ की कोशिश की, सॉर्ट किया, किस चीज़ की? फ़्लाइट्स की कोशिश की, मांगने की फ़्लाइट्स इन्होंने जो है ढूंढी बैक होम, फिर से घर की, सिंस मार्च से। तो जो मार्च से घूमने पढ़ने लिखने गए थे वो वहीं अब्रॉड में फंसे हुए हैं। अब जैसे वो फ्लाइट्स मिल रही हैं उनको भाग भाग के यहाँ आ रहे हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, मैनी इंडियंस की वर्ब है कुड नॉट क्विकली रिटर्न, दे की वर्ब है वर एम्प्लॉयड, 2 वर्ब्स और लिखी हैं इसने देने, वर स्टडिंग और वर ट्रैवलिंग। इन दोनों का आगे वर्ब क्यों नहीं है? इसलिए वर्ब नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को आप 1 से बार 2 बार 3 बार लिखना हो तो उसको आप रिपीट करने को आप जो है ना ओमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड स्टडिंग या वर्ड ट्रैवलिंग लिखने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। सीक, सॉर्ट, ये वर्ब ऐसे चलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनको मैंने गलती से प्रेजेंट पार्टिसिपल मार्क कर दिया है तो इसको मैं अभी वर्ब बना देता हूँ, है ना। येलो के अंदर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन देता हूँ। चलो आगे बढ़े। कह रहा है फॉर दोज who took that long awaited trip on August 7 it ended in disaster। कह रहा उन लोगों के लिए, फॉर दोज, उन लोगों के लिए जिन्होंने ले ली ये लॉन्ग अवेटेड ट्रिप को, ऐसी ट्रिप को जिसका सब इंतजार कर रहे थे अगस्त 7 को, जो अगस्त 7 को इस प्लेन में चढ़े उन लोगों को, कह रहा उनके लिए ये ख़त्म हुई एक डिज़ास्टर के अंदर,
एक बहुत ही बड़े तूफान के साथ। 4 महीने से घर नहीं आ पा रहे थे, परेशान थे। इस ट्रिप को लेने के बाद वो और ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उनमें कई लोगों की जानें चली गई। कह रहे देयर आर क्लियर पॉइंटर्स टू द डेंजरस नेचर ऑफ द फ्लाइट ऑपरेशंस इन कोझिकोड एयरपोर्ट इन द मिस्ट ऑफ a strong monsoon, even with the availability of an instrument landing system for the tabletop runway, card onto undulating terrain। सेंटेंस लंबा है पर सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। कह रहा है वहां पे हैं बड़े साफ साफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं भाई? जो पॉइंट करें किसी चीज की तरफ, इशारा करें, हिंट मारें। तो कह रहा है बड़ी बड़ी साफ साफ से हिंट्स हमारे पास हैं। अच्छा, किस चीज़ के लिए? ये है उस डेंजरस नेचर के लिए जो है फ्लाइट ऑपरेशंस का। जैसे फ्लाइट्स ऑपरेट करती है जिस तरीके से, जिस नेचर से, और जो बड़ा डेंजरस है। तो हमें पहले से ही मालूम है कि फ्लाइट ऑपरेशंस जो है बड़ी डेंजर तरीके के होते हैं। ऐसे पॉइंटर्स हमारे पास हैं। अच्छा, कहाँ पे होते हैं डेंजर्स? कोझिकोड नाम के इस एयरपोर्ट पे। अच्छा, कब? कह रहे हैं पॉइंटर्स हैं इन द मिस्ट ऑफ, बीचों बीच एक स्ट्रॉन्ग मानसून के, एक बहुत ही अच्छी बरसात वाले मौसम के। तो कह रहे बरसात जैसे ही आई ना, हमारे पास अच्छी अच्छी हिंट्स थी साफ साफ कि इस जगह कोझिकोड एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स को ऑपरेट करवाना खतरे से खाली नहीं है। साफ साफ हमारे पास ऐसे पॉइंटर्स थे। अच्छा, कैसे थे पॉइंटर्स? यहाँ तक कि उस अवेलेबिलिटी के साथ, उस उपलब्धता के साथ जो एक इंस्ट्रूमेंट की है, एक उपकरण की है, एक मशीन की है, जो है लैंडिंग सिस्टम का, है ना। और किसके लिए? इस टेबल टॉप रनवे के लिए, जिसको कार्व किया गया है, जिसको तराशा गया है अंडुलेटिंग टेरेन में, ऐसी ज़मीन पे जो बड़ी उबड़ खाबड़ है। सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ एक बार। थोड़ा शोर आ रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट करना है ना, घर पे फर्नीचर का काम चल रहा है मेरे। कह रहा है क्लियर पॉइंटर्स हैं, साफ साफ हमारे पास हिंट्स हैं उस डेंजरस नेचर के लिए जैसे फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं कोझिकोड एयरपोर्ट पे। और ये साइंस हैं बीच बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानसून के, ना, मानसून को देखते हुए। कह रहा है यहाँ तक कि उस इंस्ट्रूमेंट की, उस उपकरण की, उस अपरेटस की अवेलेबिलिटी के साथ जो है लैंडिंग सिस्टम का इस खास रनवे के ऊपर, है ना। रनवे मतलब हवाई पट्टी, टेबल टॉप रनवे होता है खास तरह की हवाई पट्टी। कह रहे ये वो हवाई पट्टी है जो कार्ड इनटू है, जिसको तराशा गया है, नकाशा गया है इस टेरेन में, इस जमीन पे जो अंडुलेटिंग है, जो बड़ी उबड़ खाबड़ है। तो केरला का जो कोझिकोड का एयरपोर्ट है ना, बड़ा उबड़ खाबड़ सा है और बहुत सारी उस पर ज़मीन नहीं है। तो एयरप्लेन्स जो है ना आसानी से वहाँ उतर नहीं सकते, और जो भी वहाँ पे फ्लाइट उतरती है उसको थोड़ा सा डेंजर वहाँ पे रहता ही है। तो कह रहा है ऐसा हमें ऑलरेडी मालूम ही था। आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स देख लेना। अंडुलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़, लहरदार, वेवी बोल दो, रोलिंग बोल दो, जो है उबड़ खाबड़ को समझते हो ना, हिंदी उबड़ खाबड़। टेरेन होती है जमीन, कार्व करना मतलब तराशना, खोदना किसी चीज़ को, चिजल करना, स्कल्प करना, एनग्रेव करना, किसी चीज़ को तराशना। इन द मिस्ट ऑफ को अमिड भी बोला जाता है, अमिस्ट भी बोला जाता है। इस पूरे की जगह आप अमिड भी लिख सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह देयर आर प्रॉब्लम्स विद विजिबिलिटी एंड अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया at the runway and then optimal and absence of arrestor system that could stop an overshooting plane from falling off the edge as it happened with this aircraft। कह रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं, परेशानियाँ भी हैं। किसके साथ भाई? विजिबिलिटी के साथ। ज़्यादा दूर तक हम देख नहीं पाते हैं इस कोझिकोड नाम के हिल स्टेशन में, इस एयरपोर्ट के ऊपर। तो कह रहे विजिबिलिटी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे है। अच्छा, और कैसी प्रॉब्लम्स हैं? बहुत ही छोटा शॉर्टर सेफ्टी एरिया है रनवे के ऊपर, जो कि मुकाबले ऑप्टिमल के। ऑप्टिमल मतलब जो चीज़ परफेक्ट होती है, बिल्कुल सही होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो कह रहा ऑप्टिमल के मुकाबले बहुत ही कम छोटा जो है ना सेफ्टी एरिया है इस रनवे, इस हवाई की पट्टी के ऊपर। और वहाँ पे एब्सेंस है, नामौजूदगी है अरेस्टर सिस्टम की, जो रोक सकता है किसी ओवर शूटिंग प्लेन को, अपनी मंजिल से आगे बढ़ जाने वाले प्लेन को। और कहाँ से? फॉल ऑफ करने के इस किनारे से, है ना। तो कोई प्लेन अगर थोड़ा सा आगे उतर जाए तो अरेस्टर सिस्टम भी वहाँ पे नहीं है। प्लेन अगर आगे गया तो सीधे खाई में ही जाएगा। कह रहा जैसा कि हुआ भी इस एयरक्राफ्ट के साथ, इस हवाई जहाज़ के साथ। तो 3-4 प्रॉब्लम्स इसने बताई हैं। विजिबिलिटी की बताई है, सेफ्टी एरिया कम होने की बताई है, उस अरेस्टर सिस्टम की एब्सेंस की, नामौजूदगी की बताई। सेंटेंस सिंपल है। अब वर्ड्स को देख लेते हैं, अपनी सारी ग्रामर। देखो देयर को मैं सब्जेक्ट नहीं बताता हूँ हमेशा आपको, क्योंकि इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही होती है और उसके बाद सेंटेंस की मेन वर्ब आ रही होती है। जनरली हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आप ऐसा देखेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। इनके साथ में जब भी इनसे पहले देयर आ रहा होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट इन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आया होगा। एक्चुअल में मेन वर्ब भी बन जाएगी, लिंक वर्ब हो जाएगी ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ऑप्टिमम मतलब जो चीज़ एक्सीलेंट हो,
इसको ऑप्टिमम भी बोला जाता है और बेस्ट भी बोला जाता है ना कम ना ज़्यादा, ऑप्टिमल। ओवरशूट करने का मतलब होता है मंजिल से आगे बढ़ जाना, जंप कर जाना, मंजिल को मिस कर जाना। हर वो प्लेन ओवरशूटिंग प्लेन है जिसने हवाई पट्टी से आगे उतरना शुरू किया। हवाई पट्टी पे तो उतरा नहीं, उससे 500,000 मीटर आगे जाकर के जमीन को छुआ, दैट प्लेन्स बिकम अ ओवरशूटिंग प्लेन। ओवरशूटिंग आप भी कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। आपने एक ऐसा टारगेट बना दिया, ऐसा कुछ काम कर दिया कि अपने टारगेट से भी आगे बढ़ गए, देन यू हैव ओवरशॉट योर टारगेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा अगले वाले सेंटेंस में। कह रहा विच ऑफ दीज फैक्टर्स अलॉन्ग विद द मॉनसून इम्पैक्ट लेड टू डिजास्टर विल बिकम क्लियर विद द प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। कह रहा इनमें से कौन सा फैक्टर, इनमें से कौन सा कारण, और साथ ही साथ क्या, मॉनसून के इम्पैक्ट के, मॉनसून के इफेक्ट के, करें इनमें से कौन से कारण जो हैं लीड टू कर गए, हमें आगे ले गए इस डिजास्टर की तरफ, इस तूफान की तरफ। करें ये चीज़ विल बिकम बनेगी, साफ बनेगी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो प्रोफेशनली जब जांच करेंगे ना सारी एजेंसीज, तभी हमें पता लगेगा कि मॉनसून के साथ साथ इन चारों पांचों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर प्ले हुआ और ये प्लेन के दो हिस्से हो गए। सेंटेंस समझ गए होंगे। देखो इसमें एक क्लॉज आया हुआ है जिसकी वर्ब है विल बिकम। देखो कौन सी चीज़ विल बिकम होगी, विच ऑफ दीज फैक्टर्स अलॉन्ग विद द मॉनसून इम्पैक्ट लेड टू डिजास्टर। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये क्लॉज जो है एक नाउन क्लॉज है, इसकी वर्ब है विल बिकम। भाई कौन सी चीज़ बिकम होगी, साफ कौन सी चीज़ होगी, ये वाली पूरी की पूरी चीज़। तो इस क्लॉज को हम सब्जेक्ट मानेंगे, विल बिकम को इसकी वर्ब मानेंगे। अच्छा ये क्लॉज है क्योंकि इसका खुद का भी एक सब्जेक्ट है और खुद की भी एक वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट है दीज फैक्टर्स और इसकी वर्ब है लेड टू। ऐसे ही नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज काम करते हैं। अभी जब नाउन एडजेक्टिव क्लॉज पे आऊँगा वहाँ मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। अब इस सेंटेंस में जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, उस पर आते हैं। शायद आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी सुना नहीं होगा, आज देखते हैं। चलिए आप एक काम करो, मुझे हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते हो, उसके अंदर अपने घुसने वाले नहीं है। हु विच दैट वो अलग चीज़ है, वो अपने कर चुके हैं ऑलरेडी। आप मुझे बता दो इन तीनों में से कौन सा यहाँ लगाओगे, तीनों सेंटेंसेस के अंदर हु विच दैट में से कौन सा जो है आप चूज करने वाले हो रिलेटिव प्रोनाउन। चलो सभी कोशिश करेंगे, कोशिश करोगे तो याद रहने वाला हमेशा आपको। देखो हु विच दैट ऑफ दीज गर्ल्स इज योर गर्लफ्रेंड। 5 लड़कियां खड़ी है, मैंने पूछ लिया यार इनमें से कौन सी है तेरी वाली, है ना। तो हु विच दैट, अब देखो गर्ल है तो हमें लगाना चाहिए हु को, हमें अच्छे से मालूम है। यहाँ पे अगर मैं हु को सिलेक्ट करूँ तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे विच और दैट भी नहीं आएगा, एक्चुअल में हु नहीं आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, विच और दैट में से। पर आपकी समझ के हिसाब से हु आना चाहिए जितना आपने अभी तक रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ा है। अगले सेंटेंस को देखो, हु विच दैट ऑफ यू अर्न द मोस्ट। तुम में से कौन सबसे ज़्यादा कमाता है। अब देखो कमाते तो इंसान ही है ना, जानवर तो कमाते नहीं है, निर्जीव वस्तुएं भी नहीं कमाती। मतलब इंसानों के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन इंसानों के लिए हु लगता है, पर यहाँ भी हु गलत है। आई हैव सीन बोथ द मूवीज बट कैन डिसाइड हु विच दैट ऑफ दीज इज बेटर। मैं दोनों मूवीज देख चुका हूँ पर मैं डिसाइड नहीं कर सकता इनमें से कौन सी मूवी बेहतर है। इस केस के अंदर आप विच या दैट में से को चूज करेंगे, सही आंसर आपका विच। अब मैं आपको रूल बता देता हूँ, रूल क्या कहता है। देखो हु विच दैट का झगड़ा अलग है, उस झगड़े को भूल जाओ। पर जब जब आपको सिलेक्शन के लिए बोला जाए, भाई इन 5 में से सबसे अच्छा कौन है, इन 2 में से कौन आज मेरे साथ जाएगा, इन 3 में से कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इन 4 में से कौन तुम्हारा स्टूडेंट है, समझ गए ना मेरी बात को। जब अपने ग्रुप में से सिलेक्शन करते हैं तब आप उस सिलेक्शन के केस में हु विच दैट का झगड़ा खत्म करेंगे, हमेशा चूज करेंगे विच को, चाहे आपको इंसानों में से भी सिलेक्शन करना हो। फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ दीज गर्ल्स इज योर गर्लफ्रेंड, सेंटेंस ऐसा बनेगा ये, समझ गए ना मेरी बात को। विच ऑफ दीज गर्ल्स इज योर गर्लफ्रेंड। अब देखो गर्ल तो आप बोल दोगे सर गर्ल तो जो है अपनी ह्यूमन होती है, बात मान ली आपकी मैंने। पर आप जब 3 लड़कियों, 4 लड़कियों, 5 लड़कियों, 10 लड़कियों में से एक लड़की को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन के लिए विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो इसका एक एक्सक्लूसिव रूल है इस रिलेटिव प्रोनाउन का, या प्रोनाउन बोल दो इसको, इस केस में विच को सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सेकंड सेंटेंस में भी विच ऑफ यू अर्न द मोस्ट, इंसान हो कोई बात नहीं, पर हम तुम्हें विच ही बताएंगे क्योंकि हमको कईयों में से एक को चूज करना है। आई हैव सीन बोथ द मूवीज, मैं दोनों मूवीज देख चुका हूं बट डिसाइड नहीं कर सकता विच ऑफ दीज इज बेटर, दोनों में से बेहतर कौन सी है, समझ गए ना। तो एक्सक्लूसिव रूल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विच या प्रोनाउन विच फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ अ ग्रुप। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हाँ 10 ग्रामर की वीडियो तैयार है जो इस संडे को मैं करना चाह रहा था बट किसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, घर के अंदर थोड़े काम भी हो गए हैं ना। प्रोबेबली आज रात में रिकॉर्ड करूंगा फ्री होकर के,
कल आपको शाम में या सुबह में मिल जाएगी ग्रामर की वीडियो। कह रहा द मिनिस्ट्री एविएशन, द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शुड मेक अ फुल डिस्क्लोजर on the technical evidence gathered, the integrity of which will be scrutinized by safety organizations worldwide। कह रहे जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है ना, जो नागरिक उड्डयन मिनिस्ट्री है, अभी आपको ऊपर बताया था ना मैंने एविएशन क्या होता है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपनी जो है उसको करना चाहिए एक पूरे डिस्क्लोजर को। अब डिस्क्लोजर क्या होता है? खुलासा। आप पूरा ऐलान करके बताओ ये हुआ, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट का जो है होना हुआ। अगर मिनिस्ट्री को एक फुल डिस्क्लोजर देना चाहिए, सारी की सारी टेक्निकल एविडेंस जो कि गैदर किए हैं, जितने भी तकनीकी सबूत इनके पास है ना, ब्लैक बॉक्स मिला है, उन सबको इकट्ठा करके एक पूरा खुलासा इसको करना चाहिए। आगे कह रहा है सच्चाई जो है ना, इंटेग्रिटी ऑफ विच जिसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी सच्चाई की सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड। तो पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को आगे आना है, उसको एक डिस्क्लोजर मेक करना है, सारी एविडेंस दिखानी है, फिर उसके बाद दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस, उस डिस्क्लोजर की और उस एविडेंस की वो जांच करेंगी, वो कितनी इंटीग्रल है, कितनी सच्चाई है उनके अंदर। सेंटेंस समझ गए होंगे, आई थिंक सिंपल सेंटेंस है। मिनिस्ट्री की वर्ब है शुड मेक, गैदर्ड यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। एविडेंस ने किसी को गैदर नहीं किया, एविडेंस खुद गैदर हुई है, यहाँ पे पार्टिसिपल का काम कर रही है एडजेक्टिव का। कौन सी एविडेंस? जिसको इकट्ठा किया गया था। डिस्क्लोजर होता है खुलासा, है ना, इसके सारे सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं। इंटेग्रिटी होती है अखंडता या सच्चाई, तो आप इसको ऑथेंटिसिटी भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ की ट्रूथफुलनेस। स्क्रूटनी होता है किसी चीज़ की जांच, टेस्ट करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, प्रूव करना, सबके सब जांच के जो है ना सिनोनिम्स होते हैं। ये कॉमन सिनोनिम्स हैं मेरे ख्याल से हर सेशन के अंदर। मुझे तो ये ऐसे याद हो गए हैं ना, दिन में भी आप उठा के पूछोगे तो। मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार क्योंकि आपको भी इस तरीके से ये कॉमन से सिनोनिम्स जो है सारे के सारे याद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एपरेंटली एंक्शियस टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ नॉर्मलसी, द मिनिस्ट्री अलाउड द एयरपोर्ट to restart flights in a day while the accident cause was yet to be ascertained। कह रहा है apparently जाहिर तौर पे, कह रहा है जाहिर तौर पे बेचैन होकर के प्रोजेक्ट करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए एक ऐसी इमेज को, तस्वीर को जो है नॉर्मल से की सामान्य हालातों की। तो कह रहा है बिल्कुल बेचैन होकर के जाहिर तौर पे सब कुछ सामान्य, सब कुछ नॉर्मल दिखाने के चक्कर में, बेचैनी के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, उसने अलाउ कर दिया इस एयरपोर्ट को रीस्टार्ट करने को, फ्लाइट्स को एक ही दिन के बाद। कह रहा है जबकि इस एक्सीडेंट का कोज अभी भी असर्टेन करना बाकी है, इसका डिटर्मिनेशन बाकी है। हो सकता है ऐसा एक्सीडेंट फिर से हो जाए 2 दिन के बाद, क्योंकि हमें सही कोज तो इसका मिला ही नहीं। तो कह रहा है मिनिस्ट्री इतनी बेचैन है, इसने फटाफट से ऑपरेशंस को शुरू कर दिया ताकि सबको लगे सब कुछ कोझिकोड में नॉर्मल है। सेंटेंस समझ गए होंगे आप, है ना। एंग्शियस का मतलब होता है बेचैन, डेस्परेट, रेस्टलेस। नॉर्मल सी होती है नॉर्मल कंडीशंस। मिनिस्ट्री की वर्ब है अलाउड, एक्सीडेंट कॉज की वर्ब है वाज। असर्टेन करना होता है किसी चीज़ का पता लगाना, डिटरमिन करना, असेस करना, जायजा लेना ना, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। कह रहा इफ रेनी कंडीशंस एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लैंडिंग एज सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज सेड These may persist during the rest of the monsoon। कह रहा है अगर रेनी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, मौजूदा थी इस लैंडिंग के दौरान, जैसा कि इस मिनिस्टर साहब ने भी कह चुके हैं, तो कह रहा है ये जो ना फिर से परसिस्ट करेंगी, फिर से मौजूद रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, बनी रहेंगी बाकी के मानसून के दौरान भी। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये मानसून की वजह से हुआ है, तो कह रहा है मानसून तो भी बहुत लंबा चलने वाला है, तो इसको कोझिकोड एयरपोर्ट को खोलने की जरूरत ही क्या है। सेंटेंस में देखने वाली चीजें, सब्जेक्ट वर्ब आप मिला रहे हैं। आदित्य पुरी हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर। मिनिस्टर्स किसी भी पोस्ट के आगे अपने द लगाते हैं, मैनेजर के आगे भी द लगाएंगे, मिनिस्टर के आगे भी द लगाएंगे, संतरी मंत्री सबके आगे द लगाएंगे। लेकिन संतरी मंत्री, मैनेजर, मिनिस्टर के आगे अगर उनका नाम भी आ जाए ना, जैसे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उस केस में इस द को यहाँ से ड्रॉप कर दिया जाता है। कॉमन सा रूल है, किसी भी डेजिग्नेशन के आगे द लगाएं, पर डेजिग्नेशन के आगे जैसे ही उसका नाम आ जाए उस बंदे का, उस द को वहाँ से हटा दिया जाए। परसिस्ट करना, बने रहना, लगातार, रिमेन, लास्ट, कंटिन्यू, एंड्योर, सबके सब बने रहने के सिनोनिम्स है। कह रहा ईच फ्लाइट must therefore be considered for a potential diversion to a safe airport nearby in bad weather। कर ऐसा ही है, अगर मानसून के कारण ऐसा हुआ है तो कह हर फ्लाइट को कंसीडर किया जाना चाहिए एक पोटेंशियल डाइवर्जन के लिए। डाइवर्जन मतलब होता है रास्ते को मोड़ना, पोटेंशियल मतलब होता है जिसकी संभावना हो। तो कह रहा है हर फ्लाइट को हमें इसी तरीके से कंसीडर करना है कि हो सकता है इसका रास्ता मोड़ने की जरूरत हो एक सेफ एयरपोर्ट की तरफ, अगर ऐसा हो बैड वेदर की कंडीशंस हो। मान लो वेदर के कारण एक्सीडेंट हुआ तो हमें हर फ्लाइट से पहले डिसीजन लेना चाहिए कि क्या कोझिकोड पे खराब वेदर के अंदर हर फ्लाइट को उतारा जाए या ना जाए।
सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, फ्लाइट की वर्ब है मस्ट बी कंसीडर्ड, तो ये बी कंसीडर्ड को मैंने लिख दिया है, मस्ट को मैंने किया नहीं है, आपके सामने मैं कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें कुछ एक रह जाती हैं, बाद में मुझे दिखाई पड़ती हैं आपको पढ़ाते हुए। तो यहाँ पे मस्ट बी कंसीडर्ड हमारी पूरी की पूरी मेन वर्ब है। पोटेंशियल होता है जो लाइकली हो, संभावित हो, डाइवर्जन होता है रास्ते को मोड़ना, डाइवर्ट करना, डिविएट करना, डिटॉर करना। कह रहा है द एडमिशन सिग्निफिकेंटली द एडमिशन बाय द DGCA that the key recommendation of runway extension at Kozhikode made almost a decade ago was not possible due to land acquisition issues. Although the facility could still support the wide body aircraft, strengthens the view that corners may have been cut on safety. देखो सेंटेंस है इतना लंबा, इस ऐसे सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपको बताया इसको तसल्ली से पढ़ो, और अगर 2 हाइफन आ रहे हो तो उनके बीच का सेंटेंस खा जाओ, है ना। तो अपने वही करते हैं, ये ऑल्दो वाला बीच वाला जो मैं साइड में करूंगा ताकि सेंटेंस को मैं समझने की कोशिश करूं, लास्ट में मैं इसको पढ़ूंगा फिर उससे मुझे मालूम चलेगा ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा सिग्निफिकेंट वाली बात ये है, सिग्निफिकेंस वाली इंपॉर्टेंटली ये बात है कि जो एडमिशन है, जो मान लेने का काम है, एडमिट करते हो ना आप कोई चीज़ तो मान लेते हो, इधर DGCA का जो एडमिशन है, DGCA ने जो मान लिया है कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो सुझाव है ना, रनवे को एक्सटेंड करने वाले, हवाई पट्टी को बड़ा करने वाले, और कहाँ पे, कोझिकोड में। कह रहा जो कि मेड किए गए थे 1 डेकेड पहले, 10 साल पहले, कह रहा वो पॉसिबल नहीं है। और क्यों? कारण से लैंड एक्विजिशन इश्यूज के। कह रहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये एडमिशन है ना इनका, कि रिकमेंडेशन जो बड़ी करने की हवाई पट्टी को, ये पॉसिबल नहीं है। कह रहा ये जो एडमिशन है ना, अब देखो इसकी वर्ब आ गई स्ट्रेंथन से, बीच वाला छोड़ दिया मैंने। कह रहा ये जो एडमिशन है ये स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है इस व्यू को, इस नज़रिए को कि कॉर्नर्स को कट किया गया होगा सेफ्टी के ऊपर। अब देखो कॉर्नर कट करना एक इडियम है, इसका मतलब होता है टाइम या पैसे की बचत करना, लापरवाही से किसी काम को करके फटाफट जल्दी के अंदर। तो कह रहा है जो ये इन्होंने एडमिशन किया है ना, उस समय यही पता लगता है सरकार ने रनवे को तो बड़ा कभी किया नहीं, और इसने सेफ्टी के नाम पे सेफ्टी को जो है ना सेफ्टी को लापरवाही के साथ कॉर्नर कट करने की कोशिश की है, अपने टाइम और पैसे को बचा करके सेफ्टी को इसने दांव पे लगाया। अब आ जाओ बीच के अंदर, बीच में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है हालांकि ये जो फैसिलिटी है ना, ये अभी भी सपोर्ट कर सकती है बड़ी बॉडी के एयरक्राफ्ट को, ऐसे बड़े बड़े हवाई जहाज़ों को जिनकी वाइड बॉडी है, बहुत चौड़ा जिनका बॉडी है। तो कह रहा भले ही हो, पर इसके बावजूद रिकमेंडेशन को आप नहीं करवा रहे हो क्योंकि आप कभी भी लैंड को एक्वायर नहीं कर पाए और कॉर्नर को आपने कट किया, सेफ्टी को अपने दांव पे रखा। अब समझे होंगे सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंसेस में बीच वाला हमेशा खा जाए, लास्ट में उसको पढ़ा करें। अब सेंटेंस में देखने वाला कुछ नहीं बचा है। एडमिशन की वर्ब है स्ट्रेंथन्स, रिकमेंडेशन की वर्ब है वाज, फैसिलिटी की वर्ब है कुड स्टिल सपोर्ट, कॉर्नर की वर्ब है मे हैव बीन कट। Here are the instance of an Air India Express plane suffering a tail strike in the same airport last year should have led to a full assessment, following up on the recommendations made after the 2000 crash in Mangaluru। कह रहा जो इंस्टेंस है ना, जो उदाहरण है, जो घटना है, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन के सफ़र करने की एक टेल स्ट्राइक को, देखो एक्सीडेंट होता है, एक हवाई एक्सीडेंट, टेल स्ट्राइक, जिसमें शायद हवाई जहाज़ की पूंछ में कोई गड़बड़ी हो जाती है। कह रहा ये जो घटना हुई थी ना, एक दूसरे प्लेन की टेल स्ट्राइक की इसी एयरपोर्ट पे पिछले साल, इसको लीड किया होना चाहिए था। इस घटना को हमें ले जाना चाहिए था एक फुल असेसमेंट की तरफ, है ना। इस घटना से एक पूरा जायजा हो जाना चाहिए था इस एयरपोर्ट का। अच्छा कैसे? कह रहा फॉलो अप करते हुए उन रिकमेंडेशंस को जो बनाई गई थी 2010 के क्रैश के अंदर, मैंगलुरु के अंदर। तो 2010 में क्रैश हुआ, फिर उसमें रिकमेंडेशन हुई, फिर पिछले साल एक हवाई जहाज की पूंछ खराब हो गई। कह रहे सबके बाद एक पूरा जायजा हो जाना चाहिए था, ये प्लेन को कोझिकोड से नहीं उड़ना चाहिए था या वहाँ पे लैंड नहीं करना चाहिए था। सेंटेंस समझ गए होंगे, है ना। इंस्टेंस की वर्ब है शुड हैव लेफ्ट। चलो सिंपल सेंटेंस था, आगे बढ़ेंगे। कह रहा सिंस द विजिबल कॉज ऑफ फ्राइडेज क्रैश was an overshoot, the runway continues to pose a threat। कह रहा क्योंकि जो साफ साफ कोज था ना, दिखाई देने वाला जो कारण था फ्राइडे के क्रैश का, वो एक ओवरशूट था। ओवरशूट मैंने आपको बताया ना ऊपर, मंजिल से आगे बढ़ जाना। तो एयरप्लेन जो है रनवे से बहुत आगे बढ़ गया था। तो कह रहा क्योंकि एक साफ साफ रीजन यही था, तो कह रहा रनवे जो है ना वो कंटिन्यू करता है पॉज करना, खड़ा करना एक थ्रेट को, एक चुनौती को सभी के लिए। तो ये काम फिर से हो सकता है, कल हुआ है तो एक काम परसों भी कोई हवाई जहाज के साथ ऐसा हादसा फिर से हो सकता है। ओवर शूट वर्ड को देख लेना, है ना। ओवर आपने शूट कर दिया है, मंजिल से आगे बढ़ गए हो।
पोज का मतलब होता है पैदा करना, खड़ा करना, पर इन्हीं चीज़ों को पैदा करना। अब बच्चे पैदा कर रहे हो तो ऐसा मत लग देना वी हैव पोज्ड 3 चिल्ड्रन, या आपने किसी को खड़ा कर दिया क्लास में अपनी तो आपने बोल दिया भाई वी हैव पोज्ड अ स्टूडेंट। सिर्फ हार्डशिप, डिफिकल्टी, चैलेंज, नेगेटिव चीज़ों को पैदा करेंगे, खड़ा करेंगे, तब पोज नाम के वर्ड को यूज़ किया जाता है। स्पेशल वर्ब है, ध्यान करें इसका। कह रहा बैड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस सच एज रेन एंड विंड and runway surface problems such as stagnation of water or rubber deposits that contribute to skidding, endanger passengers and crew। करेक्ट, खराब जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है ना, मेट्रोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू पर्यावरण। कह रहे मौसम की जो खराबियां हैं जैसे कि बरसात और हवाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या एंड लगा के बताएगा, रनवे सरफेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी एयरपोर्ट का जो हवाई पट्टी है उसके सरफेस से रिलेटेड जो परेशानियां हैं जैसे कि स्टैग्नेशन, रुक जाना पानी का, या रबर के डिपॉजिट यहाँ पे हो जाना। कह रहे ये जो दोनों तरह की चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, कह रहे ये वो चीज़ें जो कंट्रीब्यूट टू होती हैं, जो कि हिस्सेदार बनती हैं फिसल जाने का, स्कीडिंग का, एयरप्लेन के हवाई पट्टी से फिसल जाने का। कह रहे ये जो कंडीशंस है ना, ये करती हैं एंडेंजर, ये डालती हैं खतरे के अंदर, और किसको, पैसेंजर्स को और क्रू को। तो एयरलाइन में काम करने वाले लोग भी, एयर होस्टेस है, पायलट है, को पायलट है, और पैसेंजर्स भी, सबको खतरे में डालती हैं दोनों तरह की चीज़ें। देखो इसमें सब्जेक्ट वो बहुत सिंपल है, अगर आप समझोगे तो सब्जेक्ट आपका मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस और एंड लगा के सरफेस, रनवे सरफेस प्रॉब्लम्स। जैसे राम और श्याम होता है ना, वैसे कंडीशन और प्रॉब्लम को हमने एंड लगा के जोड़ दिया है। इनकी वर्ब कौन है, एंडेंजर नाम की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अच्छा, दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है कंट्रीब्यूट टू। कंट्रीब्यूट के बाद हमेशा टू आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। स्टैग्नेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, वाटर स्टैग्नेट होता है मतलब जैसे तालाब में पानी इकट्ठा होकर के जमा हो गया है। स्किड करना मतलब फिसल जाना, स्लिप हो जाना है ना, किसी चीज़ का स्लाइड कर जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरी एयर सेफ्टी इंसिडेंट डिमिनिशेस इंडियाज रेपुटेशन। ये बहुत अच्छी लाइन है। कह रहा हर एक जो एयर सेफ्टी इंसिडेंट है ना, ये डिमिनिश करता है इंडिया की रेपुटेशन को, इंडिया की रेपुटेशन को करता है खराब। आप देखना जितने भी एयर सेफ्टी इंसिडेंट होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री में होते हैं। आप बहुत कम सुनोगे न्यूजीलैंड का प्लेन जो है वो कहीं पे गिर गया है ना, ज़्यादातर अपने इंडिया में होती हैं, पाकिस्तान में मिलेंगी आपको। तो कह रहा है ऐसा हर इंसिडेंट डिमिनिश करता है हमारे इंडिया के रेपुटेशन को। डिमिनिश करना मतलब कमज़ोर बनाना या अंडरमाइन करना। करेक्ट, कोझिकोड क्रैश शुड लीड टू अ फ्रेश रिव्यू ऑफ ऑल रिस्की एयरपोर्ट्स। कह रहे कोझिकोड का जो क्रैश है ना, इसको लीड करना चाहिए एक फिर से रिव्यू को, फिर से नज़र मारने को सारे के सारे रिस्की एयरपोर्ट्स को। सरकार को सभी एयरपोर्ट्स के सभी रिस्क के ऊपर फिर से नज़र मारनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट रेमेडियल एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली। करेक्ट, पारदर्शी और रेमेडी वाला मतलब सही करने वाला चीज़ों को। करेक्ट, पारदर्शी और रेमेडी करने वाला जो एक्शन है ना, उसको लिया ही जाना चाहिए इमीडिएटली, फटाफट से। फटाफट एक ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए जिसमें एक तो ट्रांसपेरेंट हो और सब चीज़ों को वो सही कर डाले, सब चीज़ों को वो करेक्ट या हील कर डाले। रेमेडी मतलब होती है दवाई, उपचार। सबसे बड़ी रेमेडी होती है उसको बोला जाता है पेनेशिया, इसको हिंदी में बोलते हैं रामबाण है ना। रेमेडी वर्ड आप जानते होंगे, मेडिसिन को, दवाई को बोलता है, अपने बोलते हैं रेमेडी। तो पेनेशिया नाम के वर्ड को नोट कर लेना, रामबाण को पेनेशिया बोलते हैं, जिससे सारी की सारी बीमारियाँ सही हो जाती हैं। चलिए, अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आज की समरी और क्वेश्चंस के आंसर्स को डालें। क्विज में आपको फिर से दिखा देता हूं। अभी जो आपने ग्रामर सीखी उसी के ऊपर अपना आज का क्विज बेस्ड है। 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें, इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालें। 4th क्वेश्चन में एक एडिशनल एरर है, ये आप देख रहे हो निशान लगा रखा है मैंने। तो जो आपको मैंने ग्रामर कॉन्सेप्ट सिखाया वो तो है ही इसमें, वो एरर तो मिलेगी। इसके साथ साथ जो मैंने आज नहीं सिखाया कॉन्सेप्ट, पहले करवा चुका हूँ, उसके ऊपर बेस्ड एक दूसरी एरर भी है, मिलेगी तो उसको भी फाइंड करके मुझे बताना। इजाज़त लूँगा अगली वीडियो तक के लिए।